ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पैमडा एंड देन वी विल लर्न keywords of Python. Then we will start the variables and data type. Keywords, variables and then data type. देखिए तीन टॉपिक हैं, तीनों बड़े टॉपिक हैं। हालांकि ऊपर के तो छोटा सा ही है, बट वेरिएबल और डेटा टाइप थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप की काफ़ी बड़ी रेंज है और एक डेटा टाइप को पढ़ने में ही एक एक हफ्ते चले जाते हैं। तो दैट मीन्स फर्स्ट फेज में हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे डेटा का, कौन कौन से डेटा टाइप है, उनका काम क्या है। देन एक एक डेटा टाइप की डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी कि हाउ टू वर्क विथ स्ट्रिंग, हाउ टू वर्क विथ नंबर, हाउ टू वर्क विथ टपल, हाउ टू वर्क विथ लिस्ट। तो जितने भी डेटा टाइप होंगे उनको वन बाय वन हमें समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैमडा क्या है। पैमडास, it is nothing but a sequence of the operator in which sequence the expression is executed. अगर हमने कोई मैथमेटिकल या अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया है तो उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए चलाने का। भाई अभी तो हमें चलो मैथ पता है, हमने निकाल लिया 5+2 × 3 लिखा है, हमने 2 × 3 पहले किया, देन 5 को मल्टीप्लाई किया। बट पाइथन के केस में उस वहां पे उसे बॉड मास कहते हैं, बट पाइथन में इसे एक्चुअली पैमडा कहते हैं, पैमडा। सो हम यहाँ लिख देते हैं पैमडास is a short form of, इसका शॉर्ट फॉर्म है parenthesis, then exponential, exponent, then multiply and then division, then addition and then subtraction. This is the sequence in which any mathematical expression या arithmetical expression कह सकते हैं, arithmetical expression is executed. तो इट्स ओनली अ रूल पैमडा। सबसे पहले हमें पैरेंथेसिस सॉल्व करना होगा, देन एक्सपोनेंट, देन अब यहाँ पर एम और डी, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन यहाँ पे लिखा जरूर है, पहले मल्टीप्लाई देन डिवीजन, बट यहाँ पर एक रूल होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन हैज द सेम प्रायोरिटी। दोनों एक ही जैसी प्रायोरिटी का, जो पहले मिलेगा उसे पहले करेगा। सेम रूल अप्लाई होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, जो पहले लिखा होगा वही पहले होगा। तो यहाँ पे ये वाली की लाइन भी ऐड कर देता हूँ मैं, division and multiplication both have the common or same both have the same priority, so take them left to right। लेफ्ट टू राइट मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसे आप पहले सॉल्व करेंगे और जो बाद में लिखा उसे बाद में सॉल्व करेंगे। इन केस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सेम रूल इज अप्लाइड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, इस रूल को मेमोराइज करिए फटाफट। पैमडास, पहले पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, बट इनका सीक्वेंस वही रहेगा जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, याद कर लिया। चलो तो यहाँ कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमने लिखा आइडियली, यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा 5+5 × 4 × 5 / 2। ठीक है, एक्सपोनेंशियल 3, एक्सपोनेंशियल 2 कर दिया। तो चलो भाई बताओ इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। पहले क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल विच एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड, 4 × 5 या फिर 5/2 या फिर 2 एक्सपोनेंट 2। सबसे पहले क्या चलेगा,
अब यहाँ पैरेंथेसिस तो है नहीं, तो दूसरे पे आ जाओ, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पहले ऑपरेट होगा 2 to the power 2, दैट मीन्स ये होगा 4। देन बचा क्या, 4 × 5 / 5 तो लेफ्ट टू राइट, क्योंकि अब मल्टीप्लाई और डिवीजन एक जैसे प्रॉपर्टी के हैं, तो 4 × 5 होगा। देन तो 4 × 5 हुआ तो 20 20 / 4, तो आंसर मिला मुझे 5। आंसर क्या मिला, 5। क्लियर है ना कैसे आया, एक बार और देख लो भाई। तो पहले हमें करना होगा, सबसे पहले हम करते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर हमने अगर देखा 4 × 5 / 2 एक्सपोनेंट 2, पैमडा लगाना है हमें, पैरेंथेसिस है नहीं, तो पहले क्या देखेंगे, एक्सपोनेंशियल। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 × 5 / ये सॉल्व हो जाएगा, मतलब 2 to the power 2, तो 2 2 = 4, ये बन गया 4। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों हैं, तो वैसे देखा जाए तो मल्टीप्लाई डिवीजन लिखा भी है, लेकिन सीक्वेंस ये कहता है कि जो पहले आया है इन दोनों, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में पहले क्या आया, 4 × 5, तो ये हुआ 20 / 4। नाउ ये बन गया 5.0। तो सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या याद रखना है, पैमडा। ओके, तो पैमडा के हिसाब से कॉल करना है, सॉल्व करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। x इक्वल टू, इस बार मैं x में असाइन कर रहा हूँ, x इक्वल टू 5 / 2 + 3। यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ 25 / 2, 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय, या 3 + 2 एक्सपोनेंशियल 2। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, सॉल्व करो और फिर बताओ। कर लिया सॉल्व, हाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करो अगर आंसर निकाल रहे हो तो। 1, ठीक है, 1 आएगा, गुड। कब आएगा, जब x को प्रिंट करेंगे, बिकॉज द वैल्यू हैज़ बीन असाइन टू द वेरिएबल x। यहाँ पर x में असाइन होगा, सो दैट्स वाई जब तक x को प्रिंट नहीं करेंगे तब तक वैल्यू नहीं मिलेगी। सो क्लियर, इसी तरह से आगे भी काम आएगा, बस दिमाग में रखना इसे पैमडा, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। अगर मैंने ऐसा लिख दिया होता 25 डिवाइडेड बाई, चलिए नीचे इसी एक्सप्रेशन को फिर लिखता हूँ मैं, 25 / 3 + 2 एक्सपोनेंशियल 2। अभी इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और यहाँ पे डबल स्लैश कर देता हूँ। डबल स्लैश पढ़ाया हुआ मैंने, इंटीजर डिवीजन, मुझे पॉइंट में नहीं चाहिए, पहले ही मैंने पॉइंट को इग्नोर किया है। अब इसका रिजल्ट बताइए क्या आने वाला है। सोचो भाई, बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सॉल्व करो जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट 2 to the power 2, 4 हो गया। देन दूसरा ऑप्शन पे अब आ जाएगा डिवीजन, क्योंकि प्लस तो होगा नहीं, तो 25 / 3, पॉइंट पे ले नहीं जाना, 3 8 × 24, 8 आया, तो 8 + 4, 8 + 4, और 8 + 4 हुआ तो 12। ठीक है, पॉइंट में आएगा नहीं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर। अरे 3 कहाँ से निकाल रहे हो भाई, 3 कैसे निकाला। फिर देखो इसको ध्यान से देखो ना, 25 सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने लिखा है 25 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई दैट मीन डबल स्लैश है, दैट मीन इंटीजर टाइम जाएगा, पॉइंट में नहीं ले जाएगा, 3 + 2 एक्सपोनेंशियल 2। अब यहाँ पे पैमडा लगाया, पैरेंथेसिस है नहीं है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल है, गुड। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व किया, तो 3 प्लस हो गया ये 4। अब बचा क्या, डिवीजन एंड प्लस। तो पहले किसकी भाई प्रायोरिटी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं बट डिवीजन तो है, तो डिवीजन वाला सॉल्व किया हमने। तो 3 8 × 24, 8 टाइम गया, 3 8 24। देन प्लस हुआ, +4 हुआ। अब 8 + 4 12,
पॉइंट आया नहीं क्योंकि यहाँ पे डबल स्लैश लगाया हुआ है, ठीक है, पॉइंट आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर डबल स्लैश लगा हुआ है। ओके, तो समझ में आ गया। चलो फिर एक क्वेश्चन और करो, तब जब तक सही नहीं करोगे तब तक कैसे मानेंगे सही समझ में आ गया। 5 + 5 - 3 × 3 एक्सपोनेंशियल 2 डिवाइडेड बाई 4। हर जगह मैं डबल स्लैश लगा देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर निकाल रहे हैं बताइए। स्टेप बाय स्टेप करना है। पैमडा पहले तो दिमाग में रखना, पैमडा जो नहीं है उसे कट करते जाओ, जो है उसको सॉल्व करते जाओ। पैरेंथेसिस नहीं है छोड़ दो। एक्सपोनेंशियल है, पहले एक्सपोनेंशियल, देन एडिशन, सॉरी देन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों मिल गया तो जो पहले मिला उसे सॉल्व करो, देन डिवीजन सॉल्व करो, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करो। करो इसका सॉल्व और आंसर बताओ। अच्छा, उधर से वॉइस नहीं आ पा रही थी तुम्हारी, अगर बोल रहे होगे तो, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइक, मेरा स्पीकर ऑफ था। ठीक है, अब बताना क्या आएगा। निकाला, निकाला। आई वांट टू चेक योर रिजल्ट। हाँ, इसका वाले का आंसर भेजो, क्या आएगा सोचो, सॉल्व करो सॉल्व। फोर। चलिए रन करके देखें हम। गुड, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया होगा इसने, 3 to the power 2, ये हो गया 9, 9 × 3 27, 27 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 या 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 6 आया, तो 5 + 5 - 6, तो 5 + 5 हुआ 10, 10 - 6 हुआ 4। गुड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इतने एग्जाम्पल ठीक हैं, काफ़ी हैं समझने के लिए। इस तरह से काम हुआ, समझ में आ गया। चलिए इसको हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। आप यही वाली फाइल आपको भेज दे दूँगा, और अलग से एक फ़ाइल में भेजता हूँ जिस दिन भी नोट्स एक्स्ट्रा पढ़ाने होते हैं, तो नोट्स की एक फ़ाइल आपको मिलेगी, प्लस एक फ़ाइल ये रहेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड। ठीक है, थोड़ा सा ये पैमडा, कोई ज़्यादा नहीं था। कीवर्ड क्या होते हैं, देखिए यहाँ से मैं नोट्स से मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स में सारी चीज़ें। Keywords are nothing but a predefined set of words, और यूं कह सकते हैं they are the reserve word. Python keywords are special reserve word. Reserve एक word याद रखेंगे, reserve that means they are previously defined inside the language. हमने नहीं बनाया भाई, ठीक है, they are the reserved. Reserve that means already defined inside the Python. So Python keywords are the special reserved words which convey the special meaning to the compiler or interpreter. मतलब इनकी मीनिंग पहले से ही फिक्स्ड है और उनका स्पेशल मतलब है। ठीक है, ईच कीवर्ड हैव द स्पेशल मीनिंग एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन, ये दोनों वर्ड याद रखना है। एक कीवर्ड का जो काम है दूसरा कीवर्ड नहीं करेगा, ठीक है। एंड स्पेसिफिक ऑपरेशन, स्पेशल मीनिंग है, स्पेसिफिक ऑपरेशन आगे मिलेगा। जैसे कि आपको कहीं मान लो इफ लिखना है, कंडीशन लगानी है, तुमने इफ लिख दिया, तो इफ इज नोन एज कीवर्ड। कहीं पर मुझे कंडीशन लगानी है, कहीं पर मुझे लिस्ट बनाना है, कहीं पर मुझे लूप लगाना है। जब आप कोई कंडीशनल एक्सप्रेशन, क्लासेस, फंक्शन, ये सारी चीज़ें बनाएंगे तो पाइथन मुझे कोई ना कोई एक कीवर्ड देगा जिसके जिसके हेल्प से हम वो चीज़ परफॉर्म कर पाएंगे। सो कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, याद रहेगा। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच कन्वे द स्पेशल मीनिंग एंड द मीनिंग कैन नॉट बी अल्टर्ड। दैट मीन्स हम उसकी वैल्यू को, इसकी मीनिंग को बदल नहीं सकते हैं। एक रूल और इसमें ऐड हो जाएगा, वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक देम फॉर अदर पर्पज, वी कैन नॉट टेक देम फॉर अदर पर्पज। एक मिनट, हाँ, सेंटर में हो। सो वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। मीनिंग ऑफ दिस थिंग मतलब क्या है, सिंपल एक एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज कि दीज आर द कीवर्ड्स, देयर आर 33 कीवर्ड्स इन द पाइथन। बहुत ज़्यादा नहीं है, आप चाहे तुमको मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तीन चार दिन में याद हो जाएगा। कीवर्ड्स का स्पेशल केस है,
मतलब स्पेशल केस में लिखे होते हैं। अगर कोई लोअर केस है तो लोअर केस में लिखोगे तभी वो कीवर्ड माना जाएगा। अगर आपने उसका कोई भी केस बदल दिया, किसी कैरेक्टर को लोअर से अपर किया, तो नाउ इट्स नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ कीवर्ड। तो कीवर्ड जैसे फॉल्स, ऊपर देखिए पहला वाला, दिस इज द फॉल्स, एफ कैपिटल है, तो एफ कैपिटल लिख के अगर मैं फॉल्स लिखूंगा देन इट बिकम्स कीवर्ड। और अगर मैंने एफ कैपिटल नहीं किया, स्मॉल एफ लिखा, ये स्पेलिंग गलत कर दिया, किसी और को कैपिटल किया, तो नाउ अब ये कीवर्ड नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो स्पेशल मीनिंग तभी कन्वे करेगा जब इसको एज सेम केस में लिखा जाए, जैसे आपके सामने दिख रहा है। अगर फॉल्स को एफ कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिखना, नन में एन कैपिटल हो तो कैपिटल लिखना, ट्रू में टी कैपिटल है तो कैपिटल लिखना, बाकी अदर कीवर्ड लगभग सारे के सारे लोअर केस में, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिफाइन, टेल, एलिफ, else, except, finally, for, from, global, if, import, and, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, while, with, and, yield. ठीक है, so these are the keywords and they convey the special meaning, so we cannot use them for other purpose. For example, जैसे कि अभी हमने वेरिएबल बनाना सीखा था, वेरिएबल जैसे मैंने यहाँ पे x बनाया, तो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मैं राम नाम से वेरिएबल बनाऊं, कोई दिक्कत नहीं, 100 किया भाई, वेरिएबल का नाम एक्स नहीं राम हो गया। ठीक है, अब अगर मैं राम को प्रिंट करूं, प्रिंट राम, सो वी विल गेट 102, याद रखेंगे हमें क्या मिलने वाला, 102। हाँ, अब ये गलती नहीं करना है कि राम को हम सिंगल या डबल कोट में लिख दें। अगर हमने सिंगल या डबल कोट में लिख दिया तो नाउ राम बिकम लिटरल, और राम बिकम कांस्टेंट, और राम बिकम स्ट्रिंग। अब ये राम की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करेगा, RAM। बट अभी हमने क्या लिखा, राम को जब नॉर्मली प्रिंट करेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ राम। राम तो मैंने ले लिया, लेकिन अगर इसकी जगह पर हम कोई कीवर्ड यूज करेंगे सो इट इज नॉट अलाउड इन द पाइथन, इट इज आल्सो अ रूल। ठीक है, सो पाइथन का रूल भी होगा ये, आपको याद रखना है कि वी कैन नॉट टेक एनी कीवर्ड फॉर द वेरिएबल नेम। Variables are some identifier that hold some value. So अगर मैं लिखूं TRUE, true equal to 1, तो मैं असाइन नहीं कर सकता हूं, सिंटेक्स एरर, कांट असाइन टू कीवर्ड। मैसेज भी आ रहा है आपके सामने। अगर मैं लिखा FALSE, फॉल्स इक्वल टू 0, तो मैं असाइन नहीं कर सकता बिकॉज फॉल्स ऑलरेडी डिफाइंड है। हाँ, लेकिन अगर मैं ट्रू इक्वल टू 1 लिखूं कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स इक्वल टू 1 0 लिखूं कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स में 1 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, फॉल्स में राम स्टोर कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ट्रू एंड फॉल्स आर नॉट द कीवर्ड, दे आर सिंपल वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिविटी होती है कीवर्ड में। ट्रू में भी ध्यान रखिए, अगर मैंने कैपिटल टी किया है, देखिए मैंने किसी और वर्ड को कैपिटल कर दिया, ठीक है, मैंने ई को कैपिटल किया, नाउ इट इज नॉट रिमेन द कीवर्ड। अब ये कीवर्ड बचा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसकी टेक्स्ट को या उसके कैरेक्टर का केस बदल दिया। तो कीवर्ड तभी तक वैलिड है जब तक कि वो सेम केस में लिखे जाएंगे। ठीक है, सेम केस में अगर आप लिख रहे हैं तो ही कीवर्ड की आपको फैसिलिटी मिलेगी, उनका एक्चुअल मतलब काम करेगा, उनकी एक्चुअल वर्किंग काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी। So we cannot take any keyword for the naming variable or any other purpose. ओके, सो कीवर्ड, एक चीज जरूर याद रखें, कीवर्ड में कहीं भी प्रिंट का नाम नहीं आया है। ठीक है, जबकि हम प्रिंट यहाँ रोज अभी हम लिख रहे हैं, प्रिंट कर दिया मैंने हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया, बट प्रिंट कीवर्ड नहीं है। ठीक है, प्रिंट इज अ फंक्शन, प्रिंट इज अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ कीवर्ड। तो अगर कीवर्ड नहीं है तो मैं उस पर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। याद रखें, अगर वो कीवर्ड नहीं है, भले ही कोई स्टेटमेंट है, बट कीवर्ड के अलावा सब कुछ रीडिफाइनेबल है पाइथन में, हम सबको ओवरराइट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू बदल सकते हैं। प्रिंट इक्वल टू 1001 लिख दिया, देखिए कोई एरर नहीं आया, इसलिए ये नहीं कहा कि एक सिंटैक्स एरर है, जबकि प्रिंट पहले से कमांड था, लेकिन अब प्रिंट कमांड नहीं रह गया। तो प्रिंट लिखूंगा मुझे क्या मिलेगा, 101, लेकिन अब प्रिंट कमांड की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो नाउ ये देखिए, अब ये करेगा मिसबिहेव। ठीक है, क्यों दिक्कत होने लगी भाई, क्योंकि because I have redefined the print statement like a variable। हमने उसको वेरिएबल बना दिया, अब वेरिएबल बना दिया तो अब वो वेरिएबल ही बचा, अब वो फंक्शन नहीं रह गया। तो कोई भी पाइथन में कोई भी ऐसी चीज इन लिस्ट के अलावा, इस लिस्ट के अलावा जो भी है, आप सब कुछ रीडिफाइन कर सकते हैं, भले बना बनाया है, आप उसकी वैल्यू या उसकी मीनिंग बदल सकते हैं, बट कीवर्ड ही एक ऐसी चीज है जिसकी मीनिंग कभी भी आप नहीं बदल सकते हैं। क्लियर, सो केवल कीवर्ड है ये, केवल 30 32 33, आई थिंक 33 होंगे, 33 ऐसे वर्ड हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है,
and user or programmer cannot alter the value or the meaning of these words, so that's why they are known as keyword. अब सबका अपना अलग अलग मतलब है, धीरे धीरे सीखेंगे हम आगे आने वाली क्लासेस में कि किसका मतलब क्या है, किसको कहाँ यूज करना है, किसका यूज किस पर्पज के लिए होता है। जैसे कि अगर हम दिखाएं इफ का यूज, अगर हम बात करें तो इफ का यूज होगा कंडीशन लगाने के लिए। अगर मैं लिखा इफ 34 ग्रेटर देन 20, और हमने पिछली क्लास में कहा था जब भी ब्लॉक लिखना होगा कोलन लगा देंगे और कोलन के बाद, लेकिन अब प्रिंट नहीं लिख सकते आप, तो प्रॉब्लम तो वही भी अभी भी वही है कि आप प्रिंट नहीं लिख सकते हो, प्रिंट को वापस सही करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीस्टार्ट द प्रोग्राम या रीस्टार्ट दिस विंडो, आप इसे बंद करें फिर चालू करें या फिर डेल कर दें प्रिंट को। ओके, डेल फॉर डिलीट ये भी आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं, वेरिएबल वाला जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा डेल कीवर्ड। तो डेल मतलब मैंने जो बनाया था मैंने हटा दिया, अब मैंने हटा दिया तो पाइथन वाला काम करना शुरू कर देगा। हेलो, यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और ये देखिए काम करना शुरू कर दिया। तो अगर कहीं गलती से आप कोई ऐसी चीज़ डिफाइन कर लो जिससे दूसरा काम करना बंद कर दे या उसका पहले वाला काम करना बंद करे, तो आप सिंपली उसे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, सिंपली यू हैव टू डिलीट इट। कृष्णा तोमर बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिए हो क्लास में, इतना लेट क्यों आ रहे हो? चलिए ठीक है, ठीक, अब ज्वाइन, अब बने रहो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये रहा हमारा कीवर्ड। जिनकी भी क्लास लेट हो गई है कृष्णा, तो कुछ नहीं करना, क्लास के बाद इसके रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा उसे देख लेना, जरूरी है वो। सो कीवर्ड हो गया, कीवर्ड के बारे में हमने समझ लिया, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड, दे आर अवेलेबल इन ऑल ऑफ द पाइथन, लेकिन वेरिएबल और स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो कम ज़्यादा हो सकते हैं। लाइब्रेरी हम जितने भी इंप्लीमेंट करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमें फंक्शन मिलते चले जाएंगे। कीवर्ड के अलावा जो भी पाइथन में सब कुछ ओवर रिटेबल है या ओवर राइटेबल है, जिसको हम वापस से रिडिफाइन कर सकते हैं एंड उसकी वर्किंग को बदल सकते हैं, बट नॉट फॉर द कीवर्ड। क्लियर? और इनको आगे हम समय समय पे पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज वेरिएबल। वेरिएबल, अब देखिए टर्म आया वेरिएबल। वेरिएबल आर नथिंग बट सम नेम वेयर वी कैन स्टोर द वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल आर सम नेम और सम आइडेंटिफायर दैट आइडेंटिफाई और डिनोट सम डेटा और वैल्यू। सम डेटा और वैल्यू, दैट मीन्स इफ वी आर राइटिंग x इक्वल टू 1001, so here 1001 is the value or constant and x is the variable. so identifier इसे हम कहेंगे 1001 का आइडेंटिफायर क्या रहेगा, x। दैट मीन जब भी मुझे इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तब हम किसको यूज करेंगे, x को यूज करेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। Variable identify some value inside the memory and they are temporarily available as soon as we destroy the program। जैसे मैंने इसे बंद किया और अगर फिर से मैं IDLE चालू करूंगा, IDLE, तो मुझे x नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो वेरिएबल आर क्रिएटेड टेम्परेली इनसाइड द मेमोरी। अब x को आप प्रिंट करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, नेम एरर। नेम एरर और सिंटेक्स एरर, दो तरह के एरर अभी हम देख चुके हैं, कुछ नई एरर मिलेंगी तो उनको आप याद करते रहिएगा। तो यहाँ पर x को प्रिंट किया, कुछ भी नहीं मिला, अगेन मैंने x इक्वल टू 200 किया, अब मैं x को प्रिंट करूंगा, मुझे 200 मिलेगा। तो वेरिएबल का काम क्या रहा, वैल्यू को स्टोर करना। अब बात ये आती है कि भाई आप वैल्यू नहीं भी स्टोर करेंगे तो भी काम कर सकते हैं। 4 + 4 लिखा मैंने 8 आया, फिर मैंने a इक्वल टू 4 किया, सपोज कीजिए b इक्वल टू मैंने 5 किया। अब मैं 4 + 5 के बजाय a + b लिखूंगा, a + b लिखा, क्या आया, 9 आया। काम वही हो रहा है, लेकिन अब बात ये आती है व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ वेरिएबल। जब हम कांस्टेंट लिख सकते हैं तब वेरिएबल की जरूरत क्या है। ठीक है, हमें लॉजिक समझना है ना भाई, डेफिनेशन थोड़ी ना समझना। डेफिनेशन समझ में आ गई, चलिए वेरिएबल है, स्टोर करेगा, सब ठीक है, बट व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ वेरिएबल। सो द वेरिएबल आर मोस्टली यूज्ड व्हेन वी क्रिएट द स्क्रिप्ट फाइल और वी वर्क विद इनसाइड द स्क्रिप्ट मोड। तो while working with script mode we have to get inputs for different purpose। समझते जाइएगा, वी हैव टू गेट इनपुट्स फॉर डिफरेंट पर्पज। लाइक इनपुट क्या हो सकते हैं, कभी आप एटीएम पे जाइए तो आपको पिन नंबर डालना होगा, कहीं आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो आपको यूजर आईडी डालनी पड़ती है, कहीं पर आपको पासवर्ड डालना पड़ता है। ठीक है,
कहीं पर आपको ओटीपी डालना पड़ता है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपको जब वेबसाइट चलाते हैं, कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपको दिखता है कि आपको कई बार इनपुट डालने पड़ते हैं आपसे। अब अगर मैंने कोई प्रोग्राम बना लिया, समझते जाना, अगर मैंने कोई प्रोग्राम बना लिया और मैंने वहाँ पे मान लिया कि मेरा यूज़र आईडी राम ही है, ठीक है? या मेरा पिन 1 2 3 4 ही है, तो हम कंडीशन लगाएँगे इफ पिन इक्वल टू, समझते जाना, अगर पिन इक्वल टू हमने मान लिया 1 2 3 4 है तो ये काम करना है XYZ जो भी काम है। तो अभी पिन डिफाइन नहीं है, मैंने लिख दिया ऐसे कि अगर पिन इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी भाई कि 1 2 3 4 कोई भी बंदा आएगा उसका पिन यही चेक करेगा, 1 2 3 4 से ही मैच करता रहेगा। और हम क्या चाह रहे हैं कि वैल्यू हर बार डिफरेंट हो, जो यूजर आए उसी की वैल्यू हमारे पास इनपुट में आ जाए। तो व्हेन वी वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन वेयर टू स्टोर देम, उसको हम कहाँ ले जाके स्टोर करेंगे? देन वी विल स्टोर देम इनसाइड द वेरिएबल पिन इक्वल टू। अब यहाँ पे 1 2 3 लिखा, पिन में 1 2 3 आ जाएगा। अगर जब दूसरा यूजर आएगा और जब दूसरा इनपुट देगा तो सेम वेरिएबल, वेरिएबल का नेम वही रहेगा, बट इट कैन होल्ड द डिफरेंट वैल्यू। तो एक वेरिएबल में एक और रूल समझिएगा, तो वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एनी टाइम। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अब अगर मैं पिन को प्रिंट करूंगा तो 2 3 4 5 दे रहा है, देन पिन इक्वल टू मैंने 1 1 1 लिखा। अब मैं पिन को लिखूंगा तो 2 3 4 5 नहीं दिखाएगा, बल्कि क्या दिखाएगा? 1 1 1 1। फिर मैंने कोई नया वैल्यू आया, फिर मैंने वेरिएबल में असाइन किया। तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ईच एंड एवरी टाइम, या ये कह सकते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें जरूरत हो वेरिएबल की वैल्यू को कभी भी बदल सकते हैं। जबकि कांस्टेंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट कांस्टेंट है। अभी आप देखो 1 इक्वल टू अगर मैं सोचूं 2 कर दूं, पॉसिबल नहीं है भाई। 1 इज 1, 2 इज 2। So we cannot assign any value to constant। मैं 1 को 3 नहीं कर सकता हूँ, बट a को तो कर सकता हूँ। a इक्वल टू 1 लिखा, अब a में 1 था बट a में मैंने 3 किया, तो a की वैल्यू बदल के 3 हो गई। नाउ इफ आई print the value of a, then definitely we will get 3, not a, sorry not 1। तो पहला रूल ये है कि वेरिएबल आर द मेमोरी, नेम ऑफ मेमोरी वेयर समथिंग इज स्टोर्ड। दूसरा रूल ये हो कि वेरिएबल टेम्परेली बनेगा, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा वेरिएबल लॉस हो जाएगा। इसीलिए पिन पासवर्ड ये सब चीज सिक्योर होती हैं एटीएम पे, क्योंकि अगर आपका एटीएम का ट्रांजेक्शन खत्म हुआ तो आपका पिन भी डिस्ट्रॉय हो गया, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी भाई अगर याद कर लेगा तो। ठीक है, फिर तो हमारा पैसा किसी को भी निकाल के देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इट वर्क्स टेम्परेरी। कब तक चलेगा? जब तक प्रोसेस चल रही है, एक प्रोसेस खत्म, वेरिएबल खत्म। थर्ड इसका रूल ये होगा, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मल्टीपल टाइम। ठीक है, वेन एवर रिक्वायर्ड, कभी भी हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल की। अगर हम वेरिएबल नहीं लेंगे तो ये तीनों प्रॉपर्टी हम नहीं कर पाएंगे। तो 3 बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, जिसको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, पहला, इट्स अ नेम फॉर मेमोरी, कि मेमोरी के लिए कोई ना कोई नेम होता है। तो इन केस ऑफ डेटा वी विल एक्सेस द वेरिएबल इनसाइड द प्रोग्राम। हम डेटा को यूज नहीं करेंगे, वेरिएबल को यूज करेंगे, और डेटा को किस में रखेंगे? वेरिएबल में। दूसरा, वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगी जब भी प्रोग्राम फिनिश होगा। थर्ड, हमने क्या देखा कि वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। अब चलिए एक और आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो वेरिएबल नहीं हो तो क्या समस्या है। एक सिंपल सा प्रोग्राम, जितना हमने सीखा है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाएंगे कभी भी आउट ऑफ बाउंड जाके नहीं पढ़ाऊंगा मैं। जितना मैंने पढ़ाया है एग्जाम्पल भी उसी के रिगार्डिंग ही बनवाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम्पल ऐसा बना दूं कि आपको समझ ही ना आए। तो अभी हमने जितना पढ़ा भाई, हमने पढ़ा a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, चलिए हमने दे दिया 10, एंड b इक्वल टू मैंने दे दिया 5। देखते जाइएगा, मैंने c इक्वल टू लिखा a प्लस बी। ठीक है, या पहले, हाँ, फिर हमने लिखा प्रिंट c कर दो भाई, या मैंने d इक्वल टू लिखा a माइनस बी, ए माइनस बी, ई इक्वल टू, मैंने, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, अटेंड कर लूँगा। हेलो, हाँ जी, जी, अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ आपसे। ठीक है सर, इस बारे में। जी, ठीक, ओके। सो ई इक्वल टू हमने ले लिया ए इंटू बी एंड ए बी सी डी ई एफ। एफ इक्वल टू हमने ले लिया ए डबल स्लैश बी। ठीक है, 4 ऑपरेशन हो गए। हम चाहते तो हम सभी जगह 10 प्लस 5 लिख देते, यहाँ पे 10 माइनस 5 लिख देते, यहाँ पे 10 इंटू 5 लिखते, यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 5 लिखते तो भी चलता।
लेकिन दिक्कत क्या होती समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा ए। अब देखिए प्रिंट का एक फॉर्मेट और समझा रहा हूँ आपको, ए बी सी डी ई एफ। अब यू कैन प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज एट अ सेम टाइम यूजिंग द सिंगल प्रिंट बाय सेपरेटिंग देम कॉमा। ठीक है, कॉमा करके प्रिंट का भी एक पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। प्रिंट कितनी तरह से यूज हो सकता है, कौन कौन से उसमें एक्सप्रेशन यूज हो सकते हैं, कौन से एक्सप्रेशन यूज नहीं हो सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए एक नया प्रिंट सीख लेते हैं, क्योंकि नई क्लास है, कुछ तो नया होना चाहिए भाई। तो प्रिंट के साथ आपने क्या सीखा, हम कॉमा करके मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं। चलिए मैंने इसको सेव किया, मैंने सेव किया इसको किसी भी नाम से, सपोज कीजिए 2 या 3 नाम से कर देते हैं, 3.py। मैंने सेव किया और मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट किया, आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। 10 5, ये दो नंबर हो गया, देन 10 + 5 15, देन 10 - 5 5, देन 10 × 5 50 एंड 10 डिवाइडेड बाई 5 2 आ गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखिए ये वेरिएबल में है तो क्या फायदा है, वेरिएबल में नहीं होता तो क्या नुकसान होता है, ये समझते हैं। मान कर चलिए कि आपको किसी भी टाइम पर लगा कि सर ये वैल्यू जो 10 और 5 है, मुझे यहाँ पर 10 और 2 के बीच एप्लीकेशन परफॉर्म कराना है। ठीक है, 10 एंड 2, तो मुझे वी हैव टू चेंज इट ओनली वन प्लेस। यहाँ पर b की वैल्यू मैंने 2 कर दी। क्या मुझे यहाँ कहीं और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि b की वैल्यू मैंने उठाई और b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जो भी वैल्यू चेंज होगी पूरे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली उसी वैल्यू पे काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने जस्ट सेव किया और अगेन मैंने इसे रन किया। अब वैल्यू बिल्कुल बदल जाएगी। 10 2, अब 10 + 2 हो गया 12, 10 + 10 - 2 8, 10 × 2 20, 10 - 2, 10 - 2 5 क्यों आ रहा भाई, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 2 5 आ गया। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर ये वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पर मैंने 10 + 2 लिखा होता या 10 + 5 लिखा होता और मैं कहता भाई यहाँ पर 5 की वैल्यू बदलो, तो आपको कितनी जगह बदलनी पड़ती, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, ये तो छोटा सा प्रोग्राम है। अगर ये कोई 100-200 लाइन का प्रोग्राम होता और वहाँ पे करीब 40 बार ए का यूज हुआ होता, तब तो आप परेशान हो जाते। ठीक है, और फिर मान के चलो यही चीज़ अगर हमने पिन कोड एटीएम के लिए लगाई होती तो 1 लाख मेरे पास कस्टमर है, तो क्या मैं 1 लाख कॉपी बनाऊंगा प्रोग्राम की, एक के लिए एक वैल्यू से दूसरे के लिए दूसरे वैल्यू, तीसरे के लिए तीसरे वैल्यू? नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। हमें एक ही वेरिएबल लेना, एक ही प्रोग्राम सबके लिए काम करेगा, बट हमें वैल्यू किसकी चेंज करनी होगी, वेरिएबल की। आगे मैं इनपुट भी सिखाऊंगा कि वैल्यू मुझे यूजर से कैसे लेनी है। अभी के लिए आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेरिएबल बनाने का फ़ायदा क्या है। अगर आप वेरिएबल नहीं कांस्टेंट बनाते हैं तो पहली चीज़ तो फिक्स हो जाते हैं आपके, केवल आप उन्हीं डेटा पे काम करेंगे। देन व्हेन यू वांट टू change something inside the program, so you have to find out all of the places wherever it is used, wherever you have used the constants, and filter all the places and manually you have to update them. Or it is so dangerous task and it is so कॉम्प्लिकेटेड। डेंजरस क्यों है भाई, क्योंकि एक भी जगह वैल्यू अगर नहीं चेंज कर पाए, गलती हो गई तो पूरा प्रोग्राम आपका चला जाएगा। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इतना सारा टाइम वेस्ट होगा। सो गुड थिंग इज टू टेक वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तुम लोगों को कि भाई वेरिएबल बना के काम करेंगे। वेरिएबल जब भी ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू की, हम वैल्यू नहीं बल्कि वेरिएबल का यूज़ करेंगे उस प्लेस पर। और कोई भी ऑपरेशन आप जो वैल्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं वही ऑपरेशन आप वेरिएबल पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेम टू सेम। क्लियर है? अब चलिए अब थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, अब समझ में आ जाएगा आपको कि व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल क्या रहा। सो पाइथन वेरिएबल, चलिए अब देखिएगा। वेरिएबल इज अ नेम विच इज यूज टू रेफर मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन को रेफर करने के लिए हम कोई भी नेम बना लें उसे वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर। ये दोनों वर्ड याद हो गए। इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल बिकॉज पाइथन इज अ टाइप infer language और smart enough to get variable type। हाँ, ये जो लाइन है उन बच्चों को समझ में आएगी जिनने पाइथन के पहले कोई और लैंग्वेज पढ़ी होगी। देखिए यूजुअली क्या होता है, अगर हम पाइथन की छोड़ दें तो बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ए इंट a = 30। अब यहाँ पर एक नई चीज समस्या बढ़ जाती है, और वो समस्या क्या हो जाती है कि यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वैल्यू आल्सो। वेरिएबल बनाने से पहले ये बताना पड़ेगा कि वैल्यू किस टाइप की है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है या न्यूमेरिक है या दशमलव वाली है या कोई डेट है या कोई टाइम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइप, बट इन द पाइथन इट इज नॉट नीड रिक्वायर्ड और इट्स नॉट कंपल्सरी, ना कंपल्सरी ना ही करना है।
क्या नहीं करना है, वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई एनी डेटा टाइप बिफोर द वेरिएबल, सिंपली टेक एनी नेम वॉट एवर यू वॉन्ट एंड असाइन द वैल्यू, सिंपली टेक एनी नेम। बट याद रखें, अभी थोड़ी देर पहले एक चीज और मैंने पढ़ाई थी, द नेम कैन नॉट बी एनी कीवर्ड। अगर हम ए नाम से तो बना सकते हैं, बट क्या हम इफ नाम से वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज इफ इज अ कीवर्ड। ऊपर हमने एक लिस्ट बताई है आपको 33 कीवर्ड्स की। सो इफ इज अ कीवर्ड, सो वी कैन नॉट टेक द when name if for the naming variable। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो सिंटेक्स तरह रहेगा, for we cannot take the for naming variable because for is already defined, for which thing, for something, because it's a keyword। लेकिन for कैपिटल फॉर से वेरिएबल बना सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर कीवर्ड का एक रूल होता है कि उसी केस में लिखा जाए जिस केस में हमने बनाया है या हमें मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने f को कैपिटल किया, नाउ इट्स नॉट अ कीवर्ड, तो मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। तो वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, कोई भी नाम आप ले सकते हैं वेरिएबल में, आप कितने भी नाम का बड़ा वेरिएबल बना सकते हैं। हमने कहा दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ माई चॉइस इक्वल टू 10, ये लीजिए, इतने बड़े नाम का वेरिएबल बना दिया। लेकिन अब ये क्या रीडेबल रह गया या क्या एक्सेसिबल के लिए मजा आएगा? नहीं, क्योंकि जहां पे मैं ये लिखता हूँ उतना इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। फिर याद करो, दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ माई चॉइस, इतना बड़ा लिखा तब जाके आपको 10 मिला। तो वेरिएबल का लेंथ हम कितना भी रख सकते हैं, बट रखना नहीं है, छोटा वेरिएबल छोटे नाम का बनाना है। क्लियर? तो दो रूल तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि वेरिएबल लिखते समय हमें सिर्फ एक नेम लेना है, उसके पहले कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको राइट हैंड साइड में वेरिएबल का वैल्यू देना है, कोई भी कीवर्ड नहीं ले सकते। ये आपको रूल क्लियर हो गया अभी अभी। अब कुछ और रूल है जिनको ध्यान से देखिए। अगला रूल ये होगा कि वेरिएबल के नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते। हम लिखा कि नंबर वन, हम सोचते चले नंबर वन नाम से तो बना सकते हैं वेरिएबल, नंबर वन इक्वल टू 10, नंबर टू इक्वल टू 20 चलेगा, लेकिन आप नंबर वन इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं 10। ठीक है, वी कैन नॉट मेक द स्पेस बिटवीन द नेम। एक नाम का अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं, नेम से अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं, तो नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं रोल नंबर बना रहा हूँ तो रोल नंबर नाम का वेरिएबल तो बनेगा, बट रोल स्पेस नंबर नाम का वेरिएबल नहीं बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट रूल इज स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ठीक है, तीसरा रूल हो गया। पहला रूल हमने क्या, वेरिएबल नेम कैन बी एनी स्ट्रिंग और एनी वर्ड, बट इट कैन नॉट बी एनी कीवर्ड। ठीक है, देन हमने क्या देखा, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, दूसरा रूल हुआ। थर्ड रूल, वेरिएबल यानी कोई कीवर्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए, पहले बता दिया मैंने। वेरिएबल कैन नॉट बी एनी कांस्टेंट, मैं टू नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता, टू इक्वल टू वन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली स्ट्रिंग नाम से, रमेश नाम से कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो आप सिंपली लिखिए रमेश इक्वल टू, आप रमेश लिख दें, हो जाएगा। इधर वैल्यू होनी चाहिए, द राइट हैंड साइड डेटा must be any value or constant and variable also। राइट हैंड साइड का कुछ वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई ना कोई नेम होना चाहिए, एंड दैट मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट, वो कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ए लिख दिया तो ये वेरिएबल नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर ए को मैं एज अ वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ए इज अ वैल्यू एंड वैल्यू कैन नॉट बी चेंज टू 100। ए है, 100 है, so it is not possible। but what is possible? a equal to 100 is, इट विल वर्क फाइनली। ठीक है, इट विल वर्क फाइन। क्यों काम करेगा भाई? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है, 100 एक वैल्यू है। ठीक है, तो वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विथ डिजिट। नेक्स्ट रूल, डिजिट के साथ शुरू नहीं कर सकते आप। वन ए लिखेंगे तो नहीं चलेगा, ए वन लिखेंगे चलेगा। सो डिजिट मे बी यूज, डिजिट कैन बी यूज इन साइड द वेरिएबल, बट नॉट एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। डिजिट पहला कैरेक्टर नहीं हो सकता भाई, डिजिट यूज करेंगे बट आफ्टर द कैरेक्टर। द वेरिएबल नेम must start with any alphabet। clear? The variable name must start with any alphabet, not with any digit, and the variable cannot be any literal or value। ये भी बताया मैंने, सिंगल कोट या डबल कोट लगा के कोई वैल्यू में मैं वैल्यू असाइन करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। वेरिएबल के नेम अल्फाबेट से शुरू होंगे, इट दे कैन नॉट बी स्टार्ट विद द डिजिट, एंड स्पेशल कैरेक्टर आर ऑल्सो नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। मैंने लिखा रोल हैश नंबर, हैश लिख दिया मैंने बीच में, रोल हैश नंबर ये नहीं ले लेगा। ठीक है, तो स्पेशल सिंबल आ गया हैश का। रोल प्लस नंबर ये भी नहीं लेगा।
क्योंकि वो एक्सप्रेशन बन गया, ये नहीं ले रहा भाई। मैंने लिखा रोल हाइफन नंबर, ये भी नहीं लेगा, ठीक है, ये सब एरर है। तो कुछ लेकिन ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि अलाउड हैं, ठीक, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर वो समझ लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो अंडर स्कोर, रोल अंडर स्कोर नंबर इक्वल टू 101 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर स्कोर क्या है, परमिटेड है, तो मैं रोल नंबर भी लिख सकता हूँ या रोल नंबर 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डिजिट तो बाद में यूज हो ही सकती है। रोल नंबर 1 इक्वल टू 100, underscore is permitted in case your variable name is the length of your variable name is much bigger, और आप चाहते हैं उनका सेपरेट करें, हम इकट्ठा लिख के मिक्स करके रखेंगे तो पढ़ने में नहीं आएगा, तो आप उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करिए, बट स्पेस नहीं दे सकते, इस चीज को याद रखना है। वी कैन नॉट put the space in the variable name, so the alternative option is to use underscore symbol, तो underscore allowed है। एंड रोल डॉलर नंबर करके देखते हैं भाई, रोल नंबर इक्वल टू 101, ये भी नहीं ले रहा है। अंडरस्कोर अलाउड है केवल, तो दैट मीन्स हम अंडरस्कोर से वेरिएबल को शुरू भी कर सकते हैं, तो अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से वेरिएबल की वैल्यू शुरू होनी चाहिए। अब आप बताएंगे कि अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 100 ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 1000, इज इट वैलिड वेरिएबल नेम और इनवैलिड वेरिएबल नेम, ये आपको बताना भाई, वैलिड और इनवैलिड कमेंट करें। अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 1000, अंडरस्कोर 1 इक्वल टू 1000। आया कमेंट किसी का, देखूं जरा भाई। इनवैलिड वैलिड, दो ऑप्शन है, दो बच्चे हैं, दोनों का अलग अलग तर्क है। ये इनवैलिड नहीं है भाई, ये वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि इट्स नॉट स्टार्टिंग विद डिजिट, मैंने कहा ना कि डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से। ऊपर वाले देखिए ना अंडरस्कोर से शुरू किया है, और जब मैंने ऊपर वाले को अंडरस्कोर शुरू किया तो ये भी अंडरस्कोर शुरू है, तो वैलिड हो गया, ठीक है। तो अंडरस्कोर ए प्रिंट कर 1 प्रिंट करेंगे तो 1000 मिलेगा। हाँ, 1 अंडरस्कोर नहीं कर सकता मैं, समझिए ना, 1 अंडरस्कोर नहीं कर सकता, बिकॉज नाउ द नेम स्टार्टिंग विथ 1, दैट इज नॉट परमिटेड। So variable name can be started with alphabet as well as underscore symbol. After the underscore you can put the digit, कोई इशू नहीं है। हाँ, स्पेस नहीं दे सकते। तो अब बताना क्या अगला वाला, अब यहाँ ध्यान से बताना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर इक्वल टू 100, इज इट वैलिड और नॉट वैलिड। अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर इक्वल टू 1000, इज इट वैलिड और नॉट वैलिड, जल्दी रिप्लाई करिए, इतना सोचने में समय नहीं लगता। कौन सा कैलकुलेशन करना है, यस और नो, यस और नो, वैलिड और इनवैलिड। अभी तक तो पिछला ही रिजल्ट दिख रहा, नया रिजल्ट दीजिए, वैलिड। कृष्णा तुम भी भेजो, इतना क्या सोचना, वैलिड, पिछला वाला वैलिड तो ये भी वैलिड, पीछे तो अंडरस्कोर लग ही सकता, आगे भी अंडरस्कोर लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर एक और बताइए, डबल अंडरस्कोर इक्वल टू 2000, डबल अंडरस्कोर इक्वल टू 20,000, नाउ इट इज वैलिड और नॉट वैलिड। डबल अंडरस्कोर इज इक्वल टू 20,000, डबल अंडरस्कोर, फिर बताइए 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 बताइए। इनवैलिड हर्ष पांडे, कृष्णा तोमर, कृष्णा ऑफलाइन हो गया लगता है। अब ये इनवैलिड क्यों हो गया भाई, अब क्या समस्या आ गई। डब अंडर स्कोर से शुरू है, उसके बाद कुछ अंडर स्कोर अलाउड ही है, लगाते रहो अंडर स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डबल अंडर स्कोर प्रिंट करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। यही वो जगह है जहाँ पर हम मार्क्स खा जाते हैं, इसीलिए इन पे बता रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करा के मैं कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को नहीं भी टाइम लगे प्रैक्टिस करने का, अगर आप रेगुलर क्लास भी लेते रहोगे ध्यान से, तो सब चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, टेंशन ही नहीं है, बस इसको देख लो एक बार, नोट्स देख लो, बस हो गई आपकी प्रोग्राम। हाँ, लेकिन बिना किए आपको बनेगा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन चीज़ें, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डबल अंडर स्कोर है, अंडर स्कोर से शुरू हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि अंडर स्कोर के बाद कुछ हो ही, कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा, अंडर स्कोर के बाद अंडर स्कोर है। इवन वी कैन ऑल्सो क्रिएट वेरिएबल विद सिंगल अंडर स्कोर, हालांकि सिंगल अंडर स्कोर पहले से प्री डिफाइंड है, कल मैंने बताया था, किसके लिए, जो लास्ट वैल्यू प्रिंट है उसको दिखाने के लिए।
तो लास्ट वैल्यू क्या प्रिंटेड थी भाई 20,000 सिंगल अंडरस्कोर बताएगा। लेकिन मैं इसे भी ओवरराइट कर सकता हूँ, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि अगर मैं सिंगल अंडरस्कोर को ओवरराइट करूंगा तो इट विल लॉस इट्स एक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू 200 हो जाएगी। तो दीज आर द बेसिक नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल। कुछ और नेमिंग रूल है उनको भी समझ लेते हैं। Variable name can be a group of both letters and digit, but they have to begin with the letter, not with the digit. और an underscore, ये भी लिखा हुआ है, लेटर और अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है वेरिएबल का नेम। ठीक है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस लेटर फॉर द वेरिएबल नेम। क्या हो रहा है? इट इज रिकमेंडेड टू यूज लोअर केस लेटर फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। अब एक चीज और समझिए भाई, केस सेंसिटिव का अब एक्चुअल मीनिंग यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। हम 2-3 दिन से कह रहे लगातार केस सेंसिटिव होता पाइथन, केस सेंसिटिव होता, और अभी दिखाया भी मैंने कि भाई अगर मैं किसी भी केस को बदल दूं, किसी भी मीनिंग को तो सेम रखूं, लेकिन अगर उसका केस कैपिटल या पर चेंज करूं तो उसकी एक्चुअल मीनिंग हट जाती है। तो केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैंने स्मॉल लोअर केस में रोल नंबर बनाया तो स्मॉल लोअर या स्मॉल केस में ही आपको डेटा मिलेगा। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे रोल नंबर इस तरह से RONNO रोल नंबर, तो देखिए देखने को तो ये भी रोल नंबर ऊपर जो बनाया वो भी रोल नंबर है, लेकिन यहाँ पर R कैपिटल हो गया। सो नाउ यू कैन नॉट गेट द 100, इट्स एरर, इट्स नेम एरर, क्योंकि मैंने रोल नंबर तो बनाया ही नहीं, और जब बनाया ही नहीं तो क्या बन गया? नेम एरर। विच एरर? नेम एरर। ऐसा क्यों आया? बिकॉज वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। जिस केस में आपने बनाया है, जो अपर लोअर आपने जिस सीक्वेंस में यूज किया है, उसी अपर लोअर केस के सीक्वेंस में आप उसे एक्सेस करेंगे आगे पूरे प्रोग्राम में। ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं केस सेंसिटिव। उसी तरह से जैसे मैं प्रिंट लिख रहा हूं तो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट मैंने कर दिया सपोज कीजिए रोल नंबर, प्रिंट काम कर रहा है, लेकिन मैं प्रिंट का पी कैपिटल कर दूं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल पी तो डिफाइन ही नहीं कहीं। तो ये क्या क्या आएगा? नेम एरर। सो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। यहाँ लिखा भी है रोल नंबर एंड रोल नंबर बोथ आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। टू डिफरेंट वेरिएबल मतलब एक ही नाम से अगर मान लो आर एन है तो मैं आर एन नाम से 4 बना सकता हूँ, इसमें लोअर कर दिया, एक में अपर कर दिया। ठीक है, ये भी वेरिएबल एग्जिस्ट होगा। देन आर को कैपिटल किया, एन को छोटा किया, ये भी एक नया वेरिएबल बन गया। देन आर को छोटा किया, एन को कैपिटल किया, ये भी एक वेरिएबल बन गया। टोटल कितने वेरिएबल? 4 अलग अलग वेरिएबल हैं। चलिए बताइए, अगर मैं आर एन को प्रिंट करूँ क्या वैल्यू प्रिंट होगी? बताइए जल्दी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। 10, 100, 1000 या 10,000? जल्दी बताइए। 10, 100,000 या फिर 10,000? आर एन को देख लीजिए कौन सा आर एन मैंने यूज किया है, आंसर दीजिए। आंसर 1000, 1000 आएगा, सही है। चलिए देख लेते हैं 1000। गुड, क्योंकि यहाँ पर आर एन मैंने आर और एन छोटा लिया है, और एन कौन सा वाला प्रिंट होगा यहाँ पर? ये 1000 वाला प्रिंट होगा। तो क्लियर है भाई? क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट रूल, आइडेंटिफाई नेमिंग। नेमिंग अभी समझा दिया, वही चीज़ जो मैंने समझाई, यहाँ पर सब कुछ रिटर्न में है। स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा, केवल अंडरस्कोर यूज हो सकता है। कुछ यहाँ पे और भी एग्जाम्पल बने हुए हैं जिनको आपको समझ लेना है। नेम मस्ट नॉट बी एनी कांस्टेंट, लिटरल एटसेट्रा। मतलब ये वाली लाइन समझिएगा, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, एन एम इक्वल टू राम नहीं लिख सकता। मतलब मैं एन एम को, वेरिएबल के नेम को सिंगल कोट में नहीं ले सकता हूँ। वेरिएबल मुझे विदाउट कोटेशन लेना, वैल्यू को मैं कोट लगा के लिख सकता हूँ। ठीक है। I hope all thing has been clear in your mind. चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल का नेमिंग हो गया, वेरिएबल कैसे बनाना ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं वेरिएबल के असाइनमेंट किस किस तरह से हम कर सकते हैं। वेरिएबल का असाइनमेंट, वेरिएबल में जो वैल्यू हम असाइन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल का टाइप हो जाता है। देखिए मैंने 100 असाइन किया तो ये नंबर बन गया, और अगर मैंने b इक्वल टू हमने लिख दिया 34.ff तो ये भी नंबर है, बट दिस इज नाउ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। हमने टाइप तो नहीं दिया इसके आगे कि कौन सा वेरिएबल है, लेकिन वैल्यू से वेरिएबल का टाइप डिटरमाइन कर लेता है पाइथन। ठीक है। when we store something inside the variable, the python automatically determines its type। फिर मैंने लिखा एन एम इक्वल टू डबल कोटेशन में मैंने लिख दिया रमेश, तो नाउ इट इज नोन एज स्ट्रिंग। यही अब डेटा टाइप, मैं धीरे धीरे पाइथन के डेटा टाइप की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ वेरिएबल में किस किस तरह का डेटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, और जितने भी परमिटेड डेटा हैं वही क्या कहलाएंगे? डेटा टाइप्स। तो समझते जाना। तो एन एम इक्वल टू मैंने लिखा रमेश,
अब तीनों का टाइप देखते हो, तो एक देयर इज ए स्पेशल फंक्शन कॉल टाइप। टाइप ए लिख दीजिए, तो ए का टाइप आपको दिखाएगा इंट, क्लास इंट, इंट फॉर इंटीजर। टाइप आपने लिखा बी, बी का टाइप कहलाएगा फ्लोट, पॉइंट को हम कहते हैं फ्लोट, ठीक है। हमने लिखा टाइप ऑफ एनएम, टाइप ऑफ एनएम इज नोन एज एसटीआर, एसटीआर फॉर स्ट्रिंग। So these are the types. So types of the variable are determined by the value assigned to it. ठीक है, ये रूल ही है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो टाइप कैसे डिसाइड डिटरमाइन करते हैं पाइथन में? क्या हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं? नहीं, डेटा टाइप का यूज़ नहीं करते, बल्कि टाइप का डिटर्मिनेशन किससे होता है? जब भी जो वैल्यू असाइन होती है वेरिएबल में, उसी से उस वेरिएबल का टाइप डिटरमाइन होता है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा टाइप है? तो वी हैव टू यूज़ द टाइप फंक्शन। आप टाइप लिखें और ब्रैकेट में नाम लिख दीजिए वेरिएबल का, आपको बता देगा कि इस वेरिएबल का टाइप ये रहा, ठीक है। तो चलिए, हमने लिखा d इज इक्वल टू 3/2। टाइप एफ डी क्या होने वाला है? सोच के बताइएगा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डी इक्वल टू 3/2 और मैंने लिखा टाइप ऑफ डी, जल्दी बताइए क्या होगा डी का टाइप? ठीक है, पहले आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि हमने क्या कहा, वैल्यू से डी का टाइप डिटरमाइन होगा, तो वैल्यू जो आएगी उसके बाद उसका टाइप डिटरमाइन होगा। देखते हैं भाई किसी ने आंसर दिया क्या, टाइप बताओ भाई। ठीक है, कृष्णा, शुभम, हर्ष, बताइए क्या है इसका टाइप? वैल्यू निकालो, क्या आएगा सबसे पहले? अगर वैल्यू में पॉइंट आता है तो टाइप हो जाएगा फ्लोट, वैल्यू में पॉइंट नहीं आता तो टाइप हो जाएगा इंटीजर, वैल्यू में अगर स्ट्रिंग आएगा तो टाइप हो जाएगा एसटीआर। अब 3/2 डबल स्लैश लगा नहीं है तो यहाँ पे आएगा 1.5, और 1.5 आया अगर तो ये बन जाएगा फ्लोट, ठीक है। ये क्या बन जाए देखिए, फ्लोट, क्योंकि डी में क्या आया ये डिटरमाइन करिए ना भाई, डी में क्या आया? डी में आया 1.5, ये हैश गलती से टाइप हो गया 1.5, और 1.5 आया तो मतलब क्या है? फ्लोट। चलिए अब बताइए, 3/2 व्हाट इज द टाइप ऑफ डी? अब क्या है डी का टाइप? व्हाट इज द टाइप ऑफ डी नाउ? अब तो बताना ही पड़ेगा। फ्लोट, इंट। नाउ द टाइप ऑफ डी इज इंट। इट अब फ्लोट नहीं आएगा, ठीक है भाई, अब फ्लोट नहीं आएगा क्योंकि डबल स्लैश का मतलब है कि यहाँ पर वन निकल के आया, पॉइंट में ले ही नहीं जाएगा, और जब पॉइंट में नहीं जाएगा, तो पॉइंट में नहीं जाएगा तो क्लास क्या है? आप टाइप इंट। क्यों? क्योंकि डी में आया है सिर्फ वन, समझिए बात को, डबल स्लैश लग गया तो वन आया, और वन आया तो उसका टाइप क्या हो गया? इंटीजर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है भाई। तो टाइप एक फंक्शन है जो बताएगा कि डेटा टाइप क्या है किसी भी वेरिएबल का। और भी डेटा टाइप हैं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ाए हैं। एक कुछ डेटा टाइप ऐसे भी होते हैं जिसमें ना तो इंटीजर आता है ना ही स्ट्रिंग आता है। देखिए A, 2 किया है, अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका टाइप टपल होता है, आगे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। टपल क्या है, कैसे होता है, लेकिन जो सिंपल है वो तो पता होना ही चाहिए आपको। ये देखिए टपल हो गया, क्यों हुआ बताते हैं आगे, बट कम से कम फ्लोट, इंट और स्ट्रिंग क्लियर हो गई आपको, ये चीज़ अच्छी बात है, ठीक है। ये ठीक है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर रोल नंबर लिखा 101, नेम लिखा रमेश, और फीस ली 3400.50। अब रोल नंबर प्रिंट किया रमेश, अब इनका टाइप प्रिंट करेंगे आप। टाइप वाला आई थिंक नीचे बना होगा इसमें, एग्जाम्पल में मिलेंगी सारी चीज़ें भाई, घबराना नहीं है, सब चीज़ें मिलेंगी। नीचे कहीं बना हुआ टाइप का भी केस, ये देखिए नीचे टाइप भी बताया हुआ है मैंने, टाइप कैसे काम करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ तो मैंने बता ही दी है। अब देखिए, वेरिएबल असाइनमेंट के भी कुछ रूल होते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट के रूल समझिए। अभी हमने सिंपल असाइनमेंट किया है, अब देखते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। मैंने लिखा A = B = C = D इक्वल टू 2, हाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ होगा यहाँ पर,
टू किसके पास है, ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, मैंने किसी को कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू। तो हुआ क्या है, when we want to assign multiple variables having the same data, multiple variable having the same data, then we can assign them like this serial assignment। ये serial assignment है, लगातार मैंने असाइनमेंट कर दिया भाई, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन तो हुआ क्या, d इक्वल टू टू आया, d की वैल्यू c में आई, c की वैल्यू b में गई, b की वैल्यू a में गई, तो यहाँ सभी की वैल्यू टू हो गई। मतलब मैं अगर प्रिंट करूँ a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए बी सी डी, सब की वैल्यू टू 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 टू। क्लियर है? तो कंपाउंड असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट कहलाएगा क्या ये, आई थिंक नहीं, कंपाउंड असाइनमेंट नहीं है ये, मल्टीपल असाइनमेंट या सीरियल असाइनमेंट ही है। तो इस तरह का असाइनमेंट पे क्या होगा कि मल्टीपल वेरिएबल पे सेम वैल्यू असाइन होने वाली है। ए में टू है, बी में टू है, सी में टू है, डी में टू है, सब में टू आ गया, क्योंकि आपकी जो फाइनल वैल्यू थी असाइन किया वो आपने टू असाइन किया। अब देखिए मैंने कहा ए कॉमा बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, a comma b is equal to c plus d, c plus d, what will be, oh क्या हो गया, अनपैक्ड नॉन लिटरल, ए कॉमा बी नहीं लिखना था, हाँ भी गलत है, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया नहीं आपको, हमने लिखा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्लस डी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्लस डी, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a कॉमा बी। ध्यान से सोच के बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। सोचिए और मुझे आंसर दीजिए। ऊपर मैंने सबकी वैल्यू दिखा चुका हूँ, ए बी सी डी की करंट वैल्यू क्या है, टू 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 टू, ए की वैल्यू टू है, बी की वैल्यू टू है, सी की वैल्यू टू है, डी की वैल्यू टू है, और आपको ये एक नया एक्सप्रेशन दिया मैंने, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्लस डी। नाउ टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी एंड डी, टेल मी, think for a minute and then reply properly। सोच लिया किसी ने क्या, देखें कुछ आंसर आया। टू कॉमा टू, अरे चार वैल्यू बताओ ना, यहाँ चार वैल्यू प्रिंट की है मैंने, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, चार वैल्यू आएंगी। वो चार वैल्यू क्या होंगी ये बताओ, चार वैल्यू क्या होंगी वो बताओ। जब तक मैं कृष्णा से बात करूं, कृष्णा आर यू ऑनलाइन, मेरी आवाज पहुंच रही तुम तक कृष्णा, ऑनलाइन हो नहीं हो? यस सर, तो फिर बताओ भाई, कुछ रिप्लाई भी दो। सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको जो लगे बताइए, आप अपनी तरफ से सोचिए, ईमानदारी के साथ दिमाग चलाना शुरू करिए बस। इस तरह से पढ़ना ही नहीं, ठीक है नहीं बन रहा है तो सर तो बता ही रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अपना दिमाग चलाइए, थोड़ा प्रेशर दीजिए, प्रेशर करते करते आपको लॉजिक आने लगेंगे। प्रेशर ही नहीं दोगे ना तो लॉजिक आज नहीं, 2 महीने बाद भी दिक्कत देंगे। आज थोड़ा प्रेशर दो, कल थोड़ा और लॉजिक आएगा, परसों और लॉजिक आएगा, उसके बाद फिर और लॉजिक आएंगे, धीरे धीरे आप मेरे साथ साथ 2 महीने में मास्टर हो जाएंगे। बहुत टाइम थोड़ी ना लगता है। हाँ तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ भाई, लास्ट वैल्यू शुरू करिए हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले में लास्ट वैल्यू शुरू किया था, जो वैल्यू लास्ट थी वही सी डी बी ए सब में असाइन हो गई, तो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या, सी प्लस डी, सी प्लस डी, सी की वैल्यू क्या है टू, डी की वैल्यू क्या है टू, पर देख लीजिए ना वेरिएबल की, ए बी सी डी चारों की वैल्यू टू है, तो यहाँ पर बना टू प्लस टू, टू प्लस टू हुआ फोर, तो फोर, तो आंसर क्या बना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू फोर। क्या कंडीशन बनी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू फोर, तो ए की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू फोर। लेकिन क्या हमने सी इक्वल टू डी इक्वल टू कुछ किया नहीं, सी इक्वल टू डी इक्वल टू कुछ किया ही नहीं, तो सी और डी की तो पुरानी वैल्यू रहेगी, पुरानी वैल्यू मतलब टू टू, सी और डी की वैल्यू टू है, लेकिन जब दोनों को जोड़ा तो क्या मिला, फोर। वो फोर किसके पास आएगा, ए के पास और बी के पास, ना तो वो सी में जाएगा ना ही वो डी में जाएगा, सी में भी टू ही रहेगा, डी में भी टू ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहीं भी असाइन नहीं किया। एक चीज याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है कि आप मान लेते हैं सी प्लस डी की फोर आया तो सी में वैल्यू आ गई या फिर डी में आ गई, ऐसा नहीं होता, जब तक इक्वल टू साइन ना मिले आपको, इक्वल टू साइन पाइथन में,
तब तक समझ लेना कुछ भी आप वैल्यू के साथ करते रहें उसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी और डी में पुरानी वैल्यू रहेगी, लेकिन जो सी प्लस डी होकर नई वैल्यू आई वो किसके पास आई, ए के पास और बी के पास। सो द नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 4 एंड सी एंड डी वैल्यू विल बी 2। तो 4 4 2 2, 4 4 2 2 दिख रहा है आपको, 4 4 एंड 2 2। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू हो गई है 4, सी और डी की वैल्यू है 2। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए फिर बताइए, C इक्वल टू डी इक्वल टू ए माइनस बी। अब गलती नहीं होनी चाहिए। C इक्वल टू डी इक्वल टू ए माइनस बी, C इक्वल टू डी इक्वल टू ए माइनस बी। टेल मी द आंसर। प्रिंट, हाँ प्रिंट भी तो करना है, प्रिंट नहीं किया, प्रिंट किया मैंने, प्रिंट अगेन ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। टेल मी द आंसर। चारों वैल्यू बतानी, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी। दिमाग लगाइए और बताइए। चेक करें जरा, किसी ने आंसर दिया क्या, किसी ने भी आंसर दिया। 4400, 4400, 4400। गुड, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है लॉजिक में। हाँ ठीक है, ए एंड बी में कोई वैल्यू में चेंज होगा नहीं, लेकिन 4 एंड 4 माइनस 4 हो गया 0, 0 आया सी में, 0 आया डी में, 4400। गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर बोथ ऑफ यू। चलिए, ये चीज से समझ में आ गई आपको, हाउ टू असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल, सॉरी हाउ टू असाइन सेम वैल्यू फॉर मल्टीपल वेरिएबल। कॉन्सेप्ट समझिएगा, सेम वैल्यू फॉर मल्टीपल वेरिएबल। वेरिएबल बहुत सारे हैं लेकिन दोनों में वैल्यू एक जा रही है। 4 वेरिएबल में एक वैल्यू डालना, 10 वेरिएबल में एक वैल्यू, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू इक्वल टू एफ इक्वल टू जी इक्वल टू एच इक्वल टू समथिंग समथिंग दे दिया, तो सभी में असाइन हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 2, असाइनिंग डिफरेंट वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल in a same line, assigning different value to different variable। a and b है, a कॉमा b इक्वल टू, अब यहाँ कॉमा लग गया मतलब a अलग हो गया b अलग हो गया। पिछली बार क्या था भाई, a इक्वल टू b, जो b में आएगा वही a में जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, b में जो आएगा अब वो a में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया, कॉमा। तो a कॉमा b इक्वल टू, अगर आप कॉमा लगा देते हैं सो यू हैव टू पुट सेम नंबर ऑफ वैल्यू फॉर द सेम नंबर ऑफ वेरिएबल। कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, ए कॉमा बी। तो यहाँ पे 2 वैल्यू दीजिए, एक वैल्यू ए के लिए और एक वैल्यू बी के लिए। तो इफ यू आर पुटिंग कॉमा हियर in the left hand side, then you again have to separate the value with comma at right hand side। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, यहाँ भी 2 वैल्यू हैं, तो फर्स्ट वैल्यू विल बी असाइन टू फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकेंड वैल्यू विल बी असाइन टू सेकेंड वेरिएबल। This type of syntax only available inside the Python, अदर लैंग्वेजेस में ये नहीं होता। ठीक है, अब अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो 100 मिलेगा, बी को प्रिंट करें तो 200 मिलेगा। ठीक है, तो एक तक एक क्या था, एक इक्वल टू बी, अगर आप लिखते ए इक्वल टू बी तो यहाँ 2 वैल्यू नहीं लिखते आप, याद रखें, इक्वल टू मतलब सिंगल वैल्यू ही असाइन होती चली जाएगी, तो आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू लिखनी थी। अगर यहाँ 2 वैल्यू लिख दे तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, गड़बड़ नहीं हुआ लेकिन बताऊंगा क्यों नहीं हुआ गड़बड़। ठीक है, आगे बताऊंगा ये गड़बड़ क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर अभी इस पे फोकस करिए, ए कॉमा बी इक्वल टू या ए बी कॉमा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 कॉमा हमने क्या लिखा 30 कॉमा 50। ए में आएगा 10, बी में आएगा 30, सी में आएगा 50। प्रिंट करते हैं भाई, प्रिंट करते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, 10 30 एंड 50। दिक्कत कब आएगी, दिक्कत ये आएगी कि यू हैव द लेस नंबर ऑफ वेरिएबल, लेस नंबर ऑफ वेरिएबल एंड मोर नंबर ऑफ वैल्यू, लेस नंबर ऑफ वेरिएबल एंड मोर नंबर ऑफ वैल्यू। नाउ अब आपका पाला पड़ा एक तीसरी एरर से, जो अब इसको भी अपनी मेमोरी पे ऐड कर लीजिए। आपको एक मेमोरी पे ऐड है ऑलरेडी, नेम एरर, एक मैंने आपके मेमोरी पे ऐड करा दिया सिंटैक्स एरर, एक नई मेमोरी पे अपडेट करिए आपने आपको वैल्यू एरर।
वैल्यू एरर आ गई भाई, वैल्यू एरर आ गई, क्यों आ गई? टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, ये कह रहा वैल्यूज बहुत सारी हैं, वेरिएबल तो कम पड़ गए, अब हम कहाँ ले जाएं? ठीक है, तो व्हेन यू यूज कॉमा सेपरेटेड असाइनमेंट, then make sure the number of value at the right hand side must be same numbers as compared to number of variables. ठीक है, if there are some mismatch then you will get value error. ठीक है, विच एरर? वैल्यू एरर। नेम एरर का कोई रूल नहीं है यहाँ पर रूल किसका है? वैल्यू एरर का। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, यहाँ तीन वैल्यू है, गड़बड़ हो गया भाई। सिमिलरली अगर हमने ऐसा लिखा a कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पर कम है, अगेन समस्या वही है वैल्यू एरर की। पहले कह रहा था टू मैनी वैल्यू, अब कह रहा नॉट इनफ वैल्यू। समस्या समझ में आ गई ना भाई? अगर कंपैरिजन सेम नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे। दोनों ही केस में कौन सा समस्या आ रही है आपको? वैल्यू एरर। एरर का नाम याद रखेंगे, वैल्यू एरर। असाइनमेंट के टाइम पर मोस्टली आती है, कब आती है? जब नंबर ऑफ वैल्यू मैच नहीं होते, वेरिएबल कम पड़ जाए या फिर वेरिएबल ज़्यादा है वैल्यू कम पड़ जाए, दोनों ही केस में वैल्यू एरर। कॉमा सेपरेटेड असाइनमेंट कैसे होगा कि जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उतने ही नंबर ऑफ वैल्यू आप राइट हैंड साइड में दे दीजिए। ठीक है, 10, 30 एंड 40, 50, तीन वेरिएबल हैं, तीन वैल्यू दे दी, कोई दिक्कत नहीं। ए प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, तीनों वैल्यू मिल गई आपको। तीनों में डिफरेंट वैल्यू है, अगर तीनों में सेम वैल्यू करना है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, और सिंगल वैल्यू दीजिए, 10 वैल्यू नहीं देना है, सिंगल वैल्यू दीजिए। ए में आ गया, बी में आ गया, सी में आ गया, तीनों में 50 आ गया, ए कॉमा बी कॉमा सी, यू विल गेट 50 50 50। ये दोनों क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो असाइनमेंट हम कर रहे हैं। असाइनमेंट पे हमने सिंपल असाइनमेंट तो समझा ही दिया आपको। देन आपको कंपाउंड या कम्प्लेक्स असाइनमेंट में दो चीज़ें पढ़ाई। सीरियल असाइनमेंट ये वाला आपको बता दिया, एक वैल्यू से बी में मतलब सिमिलर वैल्यू कॉपी टू द डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, देन डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट वेरिएबल के लिए क्या कॉन्सेप्ट समझाया? सेपरेट द वेरिएबल विद द कॉमा एंड ऑल्सो सेपरेट द वैल्यू विद द कॉमा। First value will be assigned to first variable, second value will be assigned to second variable, third value will be assigned to third variable. This sequence will be followed for the all other next variables. Okay, and in case of multiple assignment usually you can get the value error in case when there are not enough value at right hand side or there are too many value at right hand side। सभी समस्याएं वैल्यू की हैं भाई, सारी समस्याएं वैल्यू की हैं। राइट हैंड साइड में अगर वैल्यू ज्यादा है तो भी एरर, कम है तो भी एरर। इसके पहले मैं आपको टाइप एरर और सिंटेक्स एरर बता चुका हूं। अब एक क्वेश्चन ध्यान से जवाब दीजिएगा। P comma Q comma R equal to A comma B comma C, what the value of P Q R? सोचिए देन जवाब दीजिए। थिंक अ मिनट एंड देन रिप्लाई। आई होप आपका आंसर आना शुरू हुआ होगा। चलिए आंसर दीजिए। ABC, कृष्णा तोमर, अरे वैल्यू निकालो ना ABC की। ABC इज नॉट द कांस्टेंट। अगर मैंने ए को सिंगल कोट में लिखा होता, बी को सिंगल कोट में लिखा होता, सी को सिंगल कोट में लिखा होता तो ABC आता। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू लेगा पी में देगा, बी की वैल्यू लेगा क्यू को देगा, सी की वैल्यू लेगा आर को देगा। अब यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको भी दूर करते हैं। पहले शुभम का आंसर आने देते हैं। हर्ष पांडे, आंसर क्या है आपका? हर्ष तुम भी आंसर दो, सोचो जरा। 50 50 50, गुड। हाँ सही है। ए का वैल्यू पी में जाएगा, ए बी सी तीनों की वैल्यू अभी अभी हमने देखा क्या है, तीनों की वैल्यू 50 50 50 है। तो ए का 50 पी में जाएगा, बी का 50 क्यू में जाएगा, सी का 50 आर में जाएगा। तो 50 50 एंड 50, गुड, वेल डन। 50 50 50। एबीसी वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं मैं आपको यहीं पर। अगर यहाँ पर मैंने सिंगल कोट में ए, देन सिंगल कोट में बी, देन सिंगल कोट में सी लिखा होता, देन द ए बी सी विल बी असाइंड इनसाइड द पी क्यू आर। यहाँ पर अब ये वैल्यू है, समझो, एक वैल्यू है, बी एक वैल्यू, सी अपने आप में एक वैल्यू है। इनके अंदर वैल्यू नहीं है बल्कि खुद में एक वैल्यू है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगा ए बी सी को, सी को, तो देखिए, तो सॉरी एबीसी को नहीं, प्रिंट करूंगा किसको? पी क्यू आर को, पी क्यू आर, तो यू विल गेट एबीसी।
इसीलिए कहते हैं आंसर दो। चलो तुमने आंसर दिया तो एक चीज़ तो पढ़ा समझा दी मैंने, तो आंसर देंगे तो आपका डाउट भी मेरे सामने आएगा कि भाई कहाँ किसको क्या समस्या आ रही है, क्योंकि आप आंसर दोगे तो ईमानदारी के साथ जो आपको समझ में आ रहा है ना वही आंसर दो। इससे मुझे एक मेंटल सेट समझ में आ जाएगा कि भाई आप किस हिसाब से सोच रहे हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ा दूंगा। क्लियर? तो कम से कम ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये डाउट हमेशा ही रह जाएगा। तो आंसर दो, जब भी मैं बोलूँ आंसर दो, जो दिमाग में वही आंसर दो। इस बहाने आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं। तो पी क्यू आर में इस बार ए बी सी आया, पिछली बार क्या आया था भाई 50-50-50, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू उठाएगा। तो जब वेरिएबल है तो इस तरह से होगा। अब बताइएगा फिर से, पी क्यू आर इक्वल टू ए बी एंड, चलो ए बी सी की वैल्यू मैंने बिल्कुल नहीं बदली है। ए बी सी की वैल्यू ए बी सी मतलब 50-50-50 ही है, लेकिन मैंने इस बार ए बी सी एंड एच दे दिया। चलो एच दे दिया, हेलो नहीं दिया, एच दे दिया। एच मैंने ऊपर से अभी तक कहीं नहीं बनाया है। अब बताइए जरा सोचकर क्या हो सकता है, क्या वैल्यू आएगी पी क्यू की। अभी तो मैंने एंटर नहीं किया, यहाँ एरर आ सकती है या फिर नहीं आएगी। अगर एरर आ सकती है आपको लग रहा है तो सिर्फ लिखिए एरर, और ये भी पता चल जाए कौन सी एरर आ रही है तो ये भी लिख दीजिए। और अगर नहीं आएगी एरर तो वैल्यू लिख दीजिए पी क्यू आर की क्या आएगी। सेमी कॉलन मैंने लिखा प्रिंट। सेमी कॉलन कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था पिछली क्लास में। इफ वी वांट टू राइट मोर देन वन स्टेटमेंट इन द सेम लाइन देन वी कैन यूज सेमी कॉलन आफ्टर द एक्सप्रेशन और आफ्टर द स्टेटमेंट। आंसर, आंसर को समझ में आ रहा है किसी को? बताइए किसको क्या लग रहा है, क्या आंसर आ सकता है? नहीं समझ में आ रहा है, बताएं। सिंटेक्स एरर, कृष्णा तोमर ने आया सिंटेक्स एरर, ठीक है। और हर्ष पांडे आपको क्या लग रहा है, कौन सा एरर आ सकता है? तीन ही एरर हमने पढ़ी, देखो वैल्यू एरर, टाइप एरर, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर तब आता है जब हमारा सिंटेक्स मिसमैच होता है। देखो ध्यान से, अभी तक ऊपर भी तुम ऐसे ही लिखते रहे ना, भाई तीन इधर तो तीन इधर, ठीक है, ए बी सी तो ए बी सी, वैल्यू तो हमने लगभग सेम टू सेम लिखे। सिंटेक्स एरर तब आता है जब कहीं कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पर 10 में मैं ए को असाइन करता। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एच नॉट डिफाइंड, ये जो एच है ये दिक्कत देगा। भाई वैल्यू ठीक है, लेकिन एच भी अगर बना होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। और अगर एच नहीं बना है, अगर एच नहीं बना है सो विच एरर यू विल गेट, नेम एरर। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल बना ही नहीं है और उसको मैं असाइन करने बैठ गया तो वी विल गेट नेम एरर। सिंटैक्स एरर तो तब आएगी जब यहाँ पर मैं कुछ उल्टा सीधा लिख दूं। मैं मतलब मैं लिख दूं एक 1 2 3 इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये हो गई सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये गलत है। वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकती है, वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड में होगी। लेकिन ऊपर के केस में एच इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस एरर। क्लियर है? तो जब वेरिएबल नहीं बना होगा, वेरिएबल नहीं बना होगा तब क्या आएगा, नेम एरर। दिमाग में रख लीजिए, जब वेरिएबल नहीं बना है, वेरिएबल ही नहीं है तो नेम एरर। हाँ, उससे पहले, हालांकि नेम एरर से पहले देखता है सिंटैक्स, अगर सिंटैक्स एरर भी हो, नेम एरर भी हो, तो फिर पहले सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सिंटैक्स एरर है ही नहीं ऊपर वाले पर, सिर्फ कौन सा एरर है, नेम एरर, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट असाइनमेंट हमने देख लिया। दूसरा असाइनमेंट देख लिया, तीसरे तरह का असाइनमेंट देखिए। अगर आपने अगर आपने डायरेक्ट असाइन किया तो भी ठीक बात है, आप चाहें तो ब्रैकेट में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट में असाइन किया तो इसका भी मतलब यही है कि इनमें से एक एक डेटा फेच कर लेगा। ये नहीं समझना कि तीन असाइनमेंट सीधे सी को चले जाएंगे। इफ यू आर writing the value inside parenthesis and left hand side the same number of variables found, then the value will be unpacked or extracted from the parenthesis to the variable। इसे कहेंगे अनपैकिंग, ठीक है, अनपैकिंग। वैल्यू पैक थी लेकिन अनपैक होकर एबीसी में आ जाएगी।
अनपैक होकर ए बी सी में आ जाएगी, ए बी एंड सी। लेकिन तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होंगे जितने की नंबर ऑफ वैल्यू हैं इनसाइड द टपल, इसी को हम कहते हैं टपल। ठीक है, तो मैं कॉमा लगाऊं या फिर ब्रैकेट के अंदर लिखूं, दोनों में सेम काम होगा। एक भी जगह पर वेरिएबल कम ज़्यादा है, या तो वेरिएबल कम हो गया, वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो टू मैनी आर्गूमेंट हो जाएंगे यहाँ पे। और अगर आपकी वेरिएबल ज़्यादा है, वैल्यू कम हो गई, तो लेस वैल्यू आ जाएगी, मतलब दोनों प्रॉब्लम में वैल्यू एरर आएगी। दोनों ही सिचुएशन में क्या आएगी, वैल्यू एरर। एक कॉमा बी इक्वल टू 10, 20 एंड 40। देखिए कौन सी एरर आ गई, वैल्यू एरर, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, क्योंकि अनपैकिंग हो रही है। मैंने कहा ना, इसे क्या कहेंगे, अनपैकिंग। लेकिन एक दो है तो गड़बड़ हो रही है अनपैकिंग, समझिएगा। अब यहाँ बहुत अच्छी एक ट्रिक है, एक बहुत लॉजिकल यहाँ पे ट्रिक छुपी हुई है, जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल कम है तो समस्या है, लेकिन अगर वेरिएबल ही एक है, अब तो और कम हो गया, तो ये एरर चली जाएगी। मतलब वी कैन स्टोर द होल पैकेट इन अ सिंगल वेरिएबल if there are only single if there is only single variable, then the whole packet will be assigned to it, पूरा का पूरा एक को असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तब वो अनपैकिंग शुरू करेगा। अभी अनपैकिंग करेगा ही नहीं, सीधे सीधे किसको देगा, ए को पूरा का पूरा डेटा देगा। तो ऑल थ्री वैल्यू विल बी असाइन टू ए, बट नॉट डिफरेंटली, सीधे सीधे इसी ब्रैकेट के अंदर असाइन हो जाएंगी ए में। देखिए क्या कोई एरर आई, नहीं। ए को प्रिंट किया, 10, 30, 20 प्रिंट हो रहा है। इसे हम कहते हैं टपल। जैसे बाकी में होता है एरे, उसी तरह से टपल होता है। तो टपल इज अ सेट ऑफ मल्टीपल वैल्यू इन द पाइथन। आगे टपल बताऊंगा, तो टपल भी होता है, सेट भी होता है, डिक्शनरी भी होता है, सब बताऊंगा। अभी के केस में समझ लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट की बात हो रही है और हमने ब्रैकेट की बात की। पैकिंग और अनपैकिंग समझा रहा हूँ आपको। अगर देयर इज ओनली सिंगल वेरिएबल for a set of tuple, for set of value, then all the value will be assigned to the same variable as a set। वो एक ही सेट या टपल के फॉर्मेट में, सेट का मतलब यहाँ पर समझिएगा ग्रुप के लिए मैं कह रहा हूँ, एज अ ग्रुप, पूरे ग्रुप के फॉर्मेट में एक वेरिएबल में असाइन हो जाएंगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होना शुरू हो गए, सो देन दे विल स्टार्ट द अनपैकिंग। ये अब अनपैकिंग करेंगी, और जब ये अनपैकिंग करना शुरू करेंगी, अनपैकिंग करना जब शुरू करेंगी, तो इनकी अनपैकिंग के लिए वेरिएबल कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा वैल्यू एरर, क्योंकि अब यहाँ दो वेरिएबल हैं, वैल्यू 3 है। तो सिमिलर नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे तो अनपैकिंग हो पाएगी, अदरवाइज अनपैकिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है, सिमिलर नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, सेम नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे। देखिए कोई एरर नहीं है, 10, 30, 20 आ गया ए एंड बी में। या फिर सिंगल वेरिएबल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंगल वेरिएबल है तो आप कितना भी डेटा स्टोर कर दीजिए, 22, 33, 44, 55, देखिए सारे डेटा है। अब यहाँ चार वेरिएबल, तो पी क्यू आर एस इक्वल टू ए, इज इट सिंटैक्टिकली राइट और रॉन्ग, अब ये बताना है। अगर सही है तो पी क्यू आर एस की वैल्यू क्या होगी, और गलत है तो भी बता दीजिए। पी क्यू आर एस इक्वल टू ए, क्या आएगा पी क्यू आर एस में, एरर आएगा प्रोग्राम में, या फिर 20, 33, 44, 55 आ जाएगा पी क्यू आर एस में, ये सोच कर बताना है आपको। सोचिए, आखिरी क्वेश्चन है आज का ये, एक और क्वेश्चन करूंगा बस, उसके बाद क्लास फिनिश कर रहा हूँ। सोचिए सोचिए सोचिए, एरर है कि नहीं, पहले तो ये बताइए, एरर और नो एरर। रॉन्ग, ठीक है, 22, 23, 45, हाँ ठीक है। एक दूसरे कमेंट देख के मत कर देना, कमेंट सोच के करना। यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर उसकी वैल्यू मान लीजिए, तो एक ही जगह पे क्या मान लेंगे आप, यही का यही लिखा है 22, 33, 44 एंड 55, तो लो समस्या सॉल्व हो गई। तो आपको टेक्निकली जहाँ भी वेरिएबल मिले उसका वैल्यू एज्यूम करिए। वैल्यू क्या है, ऊपर वाली है, जब ऊपर वाली है, चार वैल्यू है और चार वेरिएबल, अनपैकिंग हो जाएगी, कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं। पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22, 33, 44 एंड 55। क्लियर, नो डाउट, नो समस्या, ठीक है। अब चलिए, अब एक आंसर और बताइए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10, 20, 30, प्रिंट किया मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू आज की क्लास का।
अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या देते हैं आप लोग। एरर तो नहीं आई भाई, एरर नहीं आई, तो ए बी सी की वैल्यू क्या आई? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी? देखें जरा, सोच लिया आपने? अब सोच के बताइए। हाँ, इस बार ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? सोचिए सोचिए सोचिए। 10 20 30। ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, सोच कर बताना है आपको। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। सोचिए सोचिए सोचिए। टेक वन मोर मिनट, थिंक एंड रिप्लाई। ऐसा तो नहीं करते ना कि बंद करके पहले प्रोग्राम टाइप करने लगते हो तुम, फिर टाइप करके प्रोग्राम दिखाना नहीं। अपने दिमाग को कंपाइलर बनाइए, अपने दिमाग को इंटरप्रेटर बनाइए। आपके दिमाग में चलना चाहिए क्या आएगा। चलिए, सो इट्स योर असाइनमेंट। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? इसका आंसर आपको बताना है, सोचिएगा। और अगर सोच लेते हैं, अगर कम टाइप करके भी ये प्रोग्राम बना के भी देखते हैं, तो भी एक बार मैच करिएगा कि आपका दिमाग क्या कह रहा था और पाइथन ने क्या कहा। और फिर आप मुझे कल बताएंगे अगली क्लास में, तो फिर उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा। हाँ, 3 बार कुछ बच्चे कर लेते हैं लगता है, टाइप करके तो देख रहे हैं क्या। कोई बात नहीं। चलिए, आंसर आ भी गया तो मैं अगली क्लास में पूछूंगा ऐसा क्यों आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।